जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है GLCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नितिन यादव और आप लोग जानते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि सिलेबस आप अपने सामने रखिए हमेशा। मैंने पहले भी आपको कहा है और हमेशा मैं कहता रहूँगा कि जितनी भी तैयारी होती है वो सिलेबस के बेसिस पर होती है। और यदि आपको या किसी भी विद्यार्थी को यदि सिलेबस का ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी जो है वो दिशा से भटक सकती है। आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो है पेपर सेकंड का पार्ट ए है ना, पेपर सेकंड का पार्ट ए, और इसके अंतर्गत जो यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर 5, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि यूनिट नंबर जो 5 है उसी के अंतर्गत लोक प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है। और ये फिर मैं कहूँगा कि बहुत स्कोरिंग रहेगा, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है। अगर सीधे सीधे इसके आपने उस माइंड सेट के साथ में एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उत्तर लिखा, विद्वानों की बातों को यूज़ करते हुए यदि अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो आप लोगों को बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब समझने की बात यह है कि सर लोक प्रशासन के क्षेत्र का क्या मतलब होता है। तो यदि मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बना के बताऊं कि जैसे ये कोई एक एरिया है ना, और इसके अंदर कुछ पाया जाता है, मान लीजिए है ना कि ये कोई एरिया है और इसके अंदर ये कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं, तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि ये जो जितना इसका फैलाव होता है, फैलाव है ना, इसी को हम कहेंगे उसका क्षेत्र है ना। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर लिखा हुआ रहता है कि ये कोई गांव है, कोई शहर है, कोई एरिया है, तो वहाँ लिखा हुआ रहता है, आपने बोर्ड लगा हुआ देखा होगा कि यहाँ पर भंवरकुआं थाने की सीमा समाप्त। अब अगर राजेंद्र नगर तरफ जाएंगे उधर तो यही दिखाई देगा आपको कि भंवरकुआं थाने की सीमा समाप्त और सीमा प्रारंभ राजेंद्र नगर थाना, मतलब वहीं तक उसका स्कोप था, वहीं तक उसका फैलाव था, वहीं तक उसका कार्य क्षेत्र था, अधिकारी थी, विस्तार था, कुछ भी आप कह सकते हो। यानी कि फैलाव या क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई विषय कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक की चीज़ों को अपने में समाहित किए हुए। समझ में आया। और जिन चीज़ों को वो अपने अंदर समाहित किए हुए उन्हीं को कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, विषय वस्तु। उन्हीं को क्या कहते हैं हम? विषय वस्तु। यानी कि दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक होता है कंटेंट और एक होता है स्कोप। स्कोप यानी कहाँ तक वो सब्जेक्ट फैला हुआ है और उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसी को कहा जाता है उसकी विषय वस्तु या उसका कंटेंट। जब हम किसी भी विषय का परिचय लेते हैं, किसी भी विषय की प्रारंभिक जानकारी जब हमें होनी चाहिए, तो उस समय उस विषय की अवधारणाओं के साथ साथ हमें उसके विस्तार और उसके अंदर की अंतर्गत जो विषय वस्तु आती है उसका भी ज्ञान स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, देखिए कि कहाँ कहाँ तक इस सब्जेक्ट की अधिकारिता फैली हुई है, उसी को हम कहेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि अध्ययन विषय के क्षेत्र का अभिप्राय। देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट भी किया है कि इसका मतलब क्या होता है, उस विषय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कार्य या क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मतलब क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को, कौन कौन से घटनाओं को हम पढ़ते हैं या शामिल करते हैं, उसी को हम कहेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र राज्य तथा सरकार के क्षेत्र के समरूप है ना। अब ध्यान दीजिए, राज्य का मतलब क्या होता है ना, राज्य एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हम लोग जनरली 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र और उस भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या, उस जनसंख्या को शासित करने वाली शासन व्यवस्था और उस शासन व्यवस्था में होने वाली संप्रभुता। इन चारों को सम्मिलित रूप से जिस अवधारणा के नाम से हम जानते हैं उसी को राज्य कहते हैं दोस्तों। और राज्य का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है सरकार, जो कि वहाँ पर विभिन्न निर्णयों को लागू करना, विभिन्न कानूनों को लागू करना और वहाँ पर लोगों की बेहतरी के लिए शासन करने का कार्य करती है। किंतु यदि हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र अभी पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाया है। यहाँ पर आप लोगों को इस लाइन को विशेष रूप से ध्यान देना है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी लोक प्रशासन नाम का ये जो विषय है, इसका एरिया या इसका स्कोप कहाँ तक है, इसे परिभाषित करना कठिन है। इसको लेकर विद्वानों में भी मतभेद और विरोधाभास होते हैं। और यदि प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई ये एक नवीन विषय है, और जो नवीन विषय है वो बहुत प्रैक्टिकल है ना, काफ़ी जटिल है, और सबसे बड़ी बात है व्यवहारिक है, हमारे व्यवहार से संबंधित है। और चूँकि मानव व्यवहार लगातार परिवर्तनशील होता है, लगातार विकास क्रम के अनुसार उसमें सुधार होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के क्षेत्र में भी और इसकी विषय वस्तु में भी लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। यानी कि अभी उसको एक सीमा में बांधना जो है वो कठिन है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ मूलभूत प्रश्नों का सर्वमान्य हल खोजा जा रहा है। अभी भी देखिए चल रहा है ये, है ना। फिर भी अध्ययन विषय के क्षेत्र को समझने में निम्नलिखित दृष्टिकोण लाभदायक होंगे। और ये जितने भी दृष्टिकोणों की हम बात करें, जितने भी हम लोग यहाँ पर जितने भी एटीट्यूड की बात कर रहे हैं इसके स्कोप के संबंध में, वो सारे के सारे दृष्टिकोण अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक इसमें कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र यदि 3 अंक में आए तो आपको सीधे ये लिखना है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, और उसके अंतर्गत विभिन्न विचारधाराएं यही है जिनको हम नीचे पॉइंट्स के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनको आपको वहाँ पर 1 बाय 1 कॉमा कर करके मेंशन करना है। तो ये रहेगा आपका अधिकार क्षेत्र या विषय क्षेत्र। समझ में आया? अगर 5 में आता है तो इन्हीं को आप एक एक लाइन में कन्वर्ट करके 4-5 लाइनों में अपना उत्तर लिख सकते हो। और यदि 11 में आता है तो फिर विस्तृत व्याख्या आपको करनी है, जैसे मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं, एक एक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में यदि हम लोग बात करें तो जो पहला दृष्टिकोण आता है उसे हम कहते हैं संकुचित दृष्टिकोण। क्या कहा जाता है बच्चों? संकुचित दृष्टिकोण। अब नाम से लग रहा है, संकुचित का मतलब होता है कि कहीं, दृष्टिकोण का मतलब होता है देखना, है ना, या दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, है ना, या दृष्टिकोण का मतलब होता है मत, या दृष्टिकोण का मतलब होता है रवैया। कई सारा आप इसके लिए कई सारे शब्द यूज कर सकते हो। तो जो भी हमारा नज़रिया है, हमारा जो रवैया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा देखने का तरीका है, यदि वो सीमित है, एक सीमा में बंधा हुआ है, ठीक है, कुछ ही बातों पर ध्यान देता है ना, तो उसे हम कहेंगे संकुचित दृष्टिकोण। अब देखिए, संकुचित विचार या नैरो व्यू के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से या एग्जीक्यूटिव ब्रांच से होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या होती है। मैंने कल भी बताया था, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि जब हम सरकार कहते हैं तो सरकार 3 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोगों को पता है इन तीनों के कार्य जो है वो फिक्स हैं। विधायिका का काम विधि निर्माण है, कार्यपालिका का कार्य उन विधियों को लागू करना होता है, और न्यायपालिका का कार्य उन विधियों के आधार पर न्याय प्रदान करना होता है। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि कार्यपालिका शाखा यानी कि सिर्फ सरकार के केवल एक अंग से ही संबंध होता है लोक प्रशासन विषय का, है ना। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत आसान सी बात है। साइमन, अब देखो यहाँ पर जिन विद्वानों के नाम आपको आने वाले हैं सामने, वो आपको हूबहू याद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ गड़बड़ी नहीं करनी है। और फिर मैं बार बार आपको ये शब्द दोहराऊंगा कि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये एक तकनीकी विषय है। जिसने जो कहा है उसकी बात को उसके नाम के साथ स्पष्ट रूप से जहाँ वो रिलेवेंट हो वहाँ लिखना पड़ेगा, तभी आपको इस विषय में अच्छे नंबर आएंगे, अन्यथा मुश्किल हो जाती है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिए, स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि जैसा अपेक्षा होती है किसी विषय की, वैसा ही उत्तर लिखना जरूरी होता है। आर्ट्स के सब्जेक्ट की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। मैं ये बात आपको इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं 11 से लेकर के अपने पीजी तक मैंने आर्ट्स के लगभग 6-7 सब्जेक्ट तो पढ़ लिए हैं, काफ़ी गहराई से पढ़ लिए हैं। और
जब मुझे नंबर कम आए थे तब मैंने इस बात की खोज की थी, अपने प्रोफेसर जो मैडम थी उनसे मिला मैं यूनिवर्सिटी में, और उनसे जब मैंने इस बात पे चर्चा की तो उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग का सही तरीका सिखाया था कि यहाँ मानविकी ये जो विषय होते हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञान होते हैं, इन विषयों में हर सब्जेक्ट में आकर के हर शब्द का, हर टर्म का मतलब बदल जाता है। हो परीक्षा की मांग के अनुरूप उत्तर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरी बात को बहुत ज़्यादा आपको गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। तो देखिए, साइमन ने क्या कहा कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ कार्यपालिका को लूँ, कार्यपालिका, ये कार्यपालिका को यदि मैंने लिया है सिर्फ, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक कार्यपालिका वो होती है जो निर्वाचित कार्यपालिका होती है, या इसी को हम अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। अस्थायी यानी कि ये स्थायी नहीं है। और दूसरी कार्यपालिका वो होती है जिसको हम चयनित कार्यपालिका कहते हैं, जिसका चयन होता है, जिसका सिलेक्शन होता है ना। और वो जो चयनित कार्यपालिका होती है वो आप बनने जा रहे हो, और वो स्थायी भी होगी, यानी कि आपको एक बार जॉब मिलने के बाद में उसकी स्थिरता की काफ़ी कुछ जो है वो संभावना रहती है, या काफ़ी कुछ निश्चितता रहती है आपके पद में। तो ये जो दोनों प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ इनका काम होता है निर्णय लेना। काफ़ी कम जगह मुझे मिल रही लिखने के लिए, लेकिन आप समझ लीजिएगा। और इसका काम होता है इस निर्णय को लागू करना, है ना। यहाँ अक्सर मैं बाहुबली फिल्म का उदाहरण देता हूँ, है ना। देखिए, कार्यपालिका में दोनों चीज़ें आती हैं, निर्णय लेना और निर्णय को ग्रास रूट लेवल पे लागू करना। जो निर्णय ले रहा है उसी को हम शासन कहते हैं। देखो, सरकार और शासन में अंतर होता है। सरकार एक बड़ी चीज़ है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब आता है, ठीक है। लेकिन जो शासन है, शासन सरकार का एक अंग है, जिसको हम कहेंगे ये वाली कार्यपालिका, जिसको हम निर्वाचित कार्यपालिका या मंत्री परिषद कहते हैं, वो होता है शासन। और ये होता है लोक प्रशासन, जिसमें आप लोग जाना के लिए इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। और आपका काम क्या होगा, उन मंत्रियों द्वारा, उन कार्यपालिका या उसको कह लीजिए उस शासन द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करना, और यही आपकी भूमिका भी होती है। तो यहाँ जो साइमन ने कहा है कि कार्यपालिका शाखा से है, लेकिन किस किस की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, तीनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब केंद्र की जब हम बात करते हैं तो केंद्र का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आज हम बात करें तो भारत में जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय संपूर्ण भारतीय संघ पर लागू होते हैं। ये भाग 11 और भाग 12 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं। तो इसके द्वारा लिए गए निर्णय जो होते हैं वो संपूर्ण भारत में लागू होते हैं, और राज्य सरकार द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं केवल उसकी सीमाओं में लागू होते हैं। और स्थानीय स्तर पर जो लिए जाते हैं वो पंचायती राज संगठन हो सकते हैं, वो नगरीय निकाय हो सकते हैं, इनके द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तीनों प्रकार की जो सरकारें हैं उसकी ये वाली कार्यपालिका शाखा और कार्यपालिका शाखा के ये दोनों अंग, इनके समस्त संरचना, इनके समस्त कार्य और इनकी समस्त गतिविधियां और उन गतिविधियों का मूल्यांकन, ये सब कुछ जब हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं तो संकुचित विचारधारा के अनुसार उसी विषय को लोक प्रशासन कहते हैं। अब मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तुत पोस्ड कॉर्ब विचार को भी इसी संकुचित दायरे में रखा जा सकता है। अब ये पोस्ड कॉर्ब क्या होता है ये मैं आपको आगे बड़े डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि पोस्ड कॉर्ब का मतलब क्या होता है। प्लानिंग यानी कि नियोजन करना, ऑर्गेनाइजेटिंग यानी कि संगठन बनाना, स्टाफिंग यानी कि कार्यबल या स्टाफ की व्यवस्था करना, डायरेक्शन यानी कि निर्देशन करना, कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय स्थापित करना, रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन रखना, और बजटिंग यानी ये सारी गतिविधियां करने के लिए आपके पास बजट की व्यवस्था होना चाहिए। और आप देखिए कि तीनों स्तर की जो सरकारें होती है जनरली यदि आप देखेंगे तो ये पोस्ड कॉर्ब नाम की ये जो सारे गतिविधियां ये करती हैं, और इन्हीं का अध्ययन लूथर गुलिक नाम के विद्वान के अनुसार इन्हीं का अध्ययन लोक प्रशासन में होना चाहिए।
ये थी संकुचित विचारधारा या संकुचित दृष्टिकोण। अब यदि हम बात करें व्यापक दृष्टिकोण की, तो व्यापक दृष्टिकोण बिल्कुल इसका उलट है। बिल्कुल देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर सिर्फ ये कहा था कि भाई कार्यपालिका के कार्य इसमें आते हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सरकार के तीनों अंगों के आते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो हमने पिछली स्लाइड में मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था। तो उन तीनों के कार्य आते हैं जिस विषय में, तो व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि साहब वही लोक प्रशासन होता है। इसके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना होता है या उसे क्रियान्वित करना होता है। विलोबी, देखिए फिर मैं कहूँगा बार बार, रेड कलर से मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ। विलोबी, कार्ल मार्क्स, है ना, एल.डी. वाइट इस विचार के समर्थक हैं। यानी कि वहाँ पर साइमन आ रहा था, वहाँ पर लूथर गुलिक आ रहा था, वहाँ पे फेयोल आता है, ये सब संकुचित विचारधारा वाले। और यहाँ व्यापक दृष्टिकोण या विचारधारा वाले कौन कौन है? विलोबी, मार्क्स, एल.डी. वाइट आदि। फिर कहूँगा कि हर ऐसे पॉइंट में जिन भी विद्वानों का नाम याद आ जाए उसको रट लेना, दिमाग में बिल्कुल बसा लेना। मार्क्स के शब्दों में अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती है। अब देखिए, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए, क्या शब्द है? सार्वजनिक, यानी कि आम जनता, नीति यानी कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई एक दीर्घकालीन योजना, एक दीर्घकालीन लक्ष्य को लेकर के जो गतिविधि होती है, जो घटना होती है, उसी को हम नीति कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि दीर्घकालीन अगर योजना बनाई है तो उसमें तीनों जो आपके अंग हैं, कौन कौन से? विधायिका यानी कि कानून निर्माण से संबंधित अंग, कार्यपालिका यानी कि उसके क्रियान्वयन से संबंधित, और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की सारी गतिविधियों को जब हम सम्मिलित करके और जब हम बात करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसी को कहा जाता है लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र। तो बड़ा आसान है, 5 नंबरों में आपको एक प्रश्न आ सकता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के सीमित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो सीमित दृष्टिकोण सिर्फ कार्यपालिका शाखा की समस्त क्रियाओं को शामिल करता है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, जबकि जो व्यापक दृष्टिकोण है वो इसके तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को सम्मिलित करता है और उससे संबंधित समस्त गतिविधियों को समाहित किए हुए। तो इस तरीके से आपको एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाता है। मैं फिर कहूँगा, यहाँ आपको विद्वान बनने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। आपको 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न अच्छे से लिखने एग्जाम में और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। बस इस दृष्टिकोण से आपको तैयारी करनी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तीसरा है पोस्ड कोर्ब दृष्टिकोण, जिसको हम देख लेते हैं। पोस्ड कोर्ब क्या होता है थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। पोस्ड कोर्ब दृष्टिकोण क्या है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। पोस्ड कोर्ब क्या है? तो POSDCOR और B, इन 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 अलग अलग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 8 शब्द है लेकिन गतिविधियां 7 है, क्योंकि CO साथ में आता है, कोऑर्डिनेशन साथ में आता है। तो इन 7 गतिविधियों को जब हम सम्मिलित रूप से देखते हैं किसी कार्यपालिका अंग को में लागू होते हुए या इसको अपनाते हुए, तब उसी को हम कहते हैं पोस्ड कोर्ब दृष्टिकोण, है ना। प्रशासनिक सिद्धांत और विचार लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ड कोर्ब विचार लूथर गुलिक, ये ध्यान देना, लूथर गुलिक की देन है। किसने दिया है पोस्ड कोर्ब का विचार? तो आपको मालूम होना चाहिए, लूथर गुलिक नाम के विद्वान ने। पोस्ड कोर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया, जो मैं आपको अभी मैं 2 बार बता चुका हूं, है ना। इन शब्दों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि पोस्ड कोर्ब के द्वारा निष्पादित का मतलब होता है परफॉर्म करना। इसके कार्य ही मोटे तौर पर कार्यपालिका द्वारा निष्पादित किए जाते हैं और उससे ही काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। आइए इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है पी का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए। पी का मतलब यहाँ पर क्या है? प्लानिंग। और प्लानिंग, इसको हिंदी में हम कहेंगे नियोजन करना या योजना बनाना। बिना योजना के लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इच्छित कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, है ना, उसके हमको रूपरेखा बनाना। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रीतियों और नीतियों का निर्धारण करना इसके अंतर्गत होता है। यानी कि प्लानिंग में क्या क्या होता है कि जब भी सरकार जनता के
जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जब भी प्रशासन या लोक प्रशासन कुछ रूपरेखा बनाता है, कुछ गतिविधियों की, कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है और इसके लिए सारे जो तरीके अपनाता है, उन सब का जब हम एक पहले बैठ करके चिंतन करते हैं किसी भी कार्य को करने के पहले, जैसे आप लोग भी क्या करते हो, जब कोई सब्जेक्ट तैयारी करते हो, कोई सिविल सर्विस की तैयारी में कोई भी सब्जेक्ट XYZ आप कर रहे हो, तो उसको पढ़ने से पहले आप उसकी एक रणनीति बनाते हो। तो बस वही स्ट्रेटजी बनाना ही प्लानिंग कहलाता है, जो कि लूथर गुलिक के अनुसार, मैं यहाँ लिख देता हूँ उस बंदे का नाम क्या है जिसने ये 7 शब्द दिए हुए, लूथर गुलिक। कभी भी मत भूलना इसको, क्योंकि यही चीज़ें आती है 3 मार्कर में भी आपको, है ना, कि लूथर गुलिक ने कौन कौन सी गतिविधियाँ बताई थी पोस्ट कोर्ब पर। पिछले वर्ष प्रश्न आया है। अगर यकीन नहीं है तो इस जो वीडियो है इसको रोको और पिछले साल का पेपर उठाओ और देखो, क्योंकि मैं जितनी भी बात आपसे करता हूँ सिलेबस और अनसॉल्व्ड के आधार पे करता हूँ। मेरा ये तरीका होता है हमेशा, मैं अपनी क्लास में कभी भी बिना सिलेबस और बिना अनसॉल्व्ड को देखे कभी कोई बात, कभी कोई राय अपने स्टूडेंट को नहीं दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला है ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेटिंग का मतलब होता है, और या ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन बनाना। प्रशासनिक ढांचे को इस प्रकार संगठित किया जाए कि कार्यों का विभाजन, देखिए सबसे पहली चीज़ होती है संगठन बनाने में कार्यों का विभाजन करना जरूरी है। मान लीजिए कि आप कोई प्राइवेट ऑफिस चला रहे हो, कोई प्राइवेट फर्म चला रहे हो और आपके 10 कर्मचारी हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होती है कि कौन सा कर्मचारी किस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है और कौन से कर्मचारी को कौन सा काम नहीं देना है। उसी आधार पर आप कार्यों का विभाजन करते हो। पता चला कि जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति है उसको कोई आक्रामक काम में लगा दिया आपने, और कोई जो बहुत आक्रामक व्यक्ति है उसको कहीं आपने कि सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगा दिया। जैसे मान लीजिए पुलिस है, अब पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो कौन फील्ड में वर्क कर सकता है, कौन ऑफिस में वर्क कर सकता है, कौन क्राइम ब्रांच में जा सकता है, ये सारी जो चीज़ें होती है डिपेंड करती है कि आप उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को जानें और उसके बाद उसको कार्य आवंटित करें। बस इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है, इसी को संगठन कहा जाता है। प्रशासकीय चार्ट, संगठन के सिद्धांत एवं कार्यों का बंटवारा, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना संगठन का एक प्रमुख कार्य होता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को संगठन कहते हैं, इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है एस, और एस को हम किस रूप में जानते हैं, एस को हम किस रूप में जानते हैं दोस्तों, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। सीधी सी बात है, कर्मचारियों के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है ना। यानी कि किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन का होना, या कहना चाहिए कुशल मानव संसाधन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसी लिए इन कर्मचारियों की भर्ती, इनका चयन, इसका प्रशिक्षण, इनकी पदोन्नति, इनके कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना, ये सब सारी जो चीज़ें होती है स्टाफिंग में शामिल होती हैं। और लूथर गुलिक के अनुसार ये भी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसका अध्ययन लोक प्रशासन में होता है। अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन करना, है ना। अब मान लीजिए कि कोई भी टीम काम करती है तो उस टीम का एक लीडर होता है, उस टीम का एक मुखिया होता है और वो अपने सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करता है और जो भी वो निर्णय लेता है उसको लागू करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता अनुसार उनको निर्देश देता है। यदि निर्देश नहीं मिलेगा या एक से अधिक लोगों से निर्देश मिलने लगेगा तो कामों में अस्पष्टता आ जाएगी और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए लूथर गुलिक का मानना है कि लोक प्रशासन में डायरेक्टिंग का भी अध्ययन होना चाहिए या होता है। अगला है समन्वय स्थापित करना, और इसी को CO या कोऑर्डिनेटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए आप लोग इसके नाम से जान रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई उचित तरीके से उचित कार्य उचित व्यक्ति को देना, उनमें तालमेल बैठाना, समन्वय करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और कार्यों के दोहराव को रोकना। कई बार ऐसा होता है कि किसी संगठन में यदि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो या तो झगड़े होते हैं या मनमुटाव होता है, या एक ही काम को दूसरा कर्मचारी भी कर लेता है और दूसरा कर्मचारी भी कर लेता है। तो इस वजह से टाइम और संसाधन दोनों वेस्ट हो जाया करते हैं और अधिकतम सीमा तक जो परिणाम हमें प्राप्त होना चाहिए थे उससे हम, या कहना चाहिए हमारा जो संगठन होता है वो वंचित रह जाता है। तो इस चीज़ में सुधार करने के लिए क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लूथर गुलिक नाम के विद्वान ने इसको भी शामिल किया है
लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में। छठी गतिविधि है दोस्तों प्रतिवेदन देना यानी रिपोर्टिंग करना। अब देखिए जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है, उसकी सूचना लोगों तक भी जाना चाहिए, सीनियर्स तक भी जाना चाहिए, मीडिया तक भी जाना चाहिए, और इस सब के लिए रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। साथ ही यदि कोई गलती है तो उसमें सुधारने का मौका मिलता है, और यदि कोई उपलब्धियां प्राप्त हुई है ना, कोई समस्या का निराकरण यदि करना जरूरी हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। इससे लोगों का कि कमियां तो दूर होती है, लोगों का जो भी संगठन के कर्मचारी होते हैं, जो संगठन के सदस्य होते हैं, उनके कहना चाहिए कि उनके मनोविज्ञान को भी सकारात्मक बना सकते हैं, उनकी मनोवृत्ति में हम परिवर्तन करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। लूथर गुलिक ने इसे भी शामिल किया है। और जो अंतिम और सातवां है वो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है बजट तैयार करना या बजटिंग। अब इस बजटिंग का क्या मतलब होता है कि प्रशासन के लिए वित्त ही प्राण होता है, देखो है ना, क्योंकि वित्त ही प्राण क्यों है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। सोचकर देखिए किसी सरकार के पास कुछ भी नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो क्या वो विकास कर सकती है, क्या वो स्टाफ रख सकती है, क्या वो योजना बना सकती है, क्या वो कोऑर्डिनेशन कर सकती है। यानी कि जितनी भी 6 गतिविधियां मैंने आपको इसके पहले बताई वे सब के सब धराशायी हो जाएगी या सिर्फ कल्पना मात्र रह जाएगी यदि वित्त का प्रबंध नहीं हुआ। वित्त होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए वित्त की व्यवस्था करना चाहिए, है ना। आय व्यय का लेखा जोखा रखना चाहिए, वित्तीय योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, करारोपण यानी टैक्सेशन करना चाहिए, और एक्सपेंडिचर जितने भी व्यय होते हैं उनका अंकेक्षण का मतलब क्या होता है कि उनकी ऑडिट करते रहना चाहिए, है ना। इसके माध्यम से पूरी की पूरी वित्तीय प्रक्रिया पर एक कंट्रोल होना जरूरी है। ये जो पोस्ट कॉर्प की हम लोगों ने बात की है, ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है वह चाहे निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, प्रशासन का कोई भी स्वरूप हो या लोक प्रशासन के अंतर्गत किसी भी स्तर का, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या स्थानीय सरकार का हो, किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर का कोई भी संगठन हो, लूथर गुलिक का ऐसा मानना है कि ये पोस्ट कॉर्प नामक गतिविधियां सारे संगठनों में पाई जाती है, और इसी कारण इन 7 गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब ये आपको जरूर समझ में आया होगा। आप जरूर कमेंट करा करें दोस्तों, यहाँ से यथासंभव आपकी मदद वापस से की जाएगी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो, क्योंकि मैं मानता हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये चीज़ आप लोगों के लिए एकदम नई है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, 100 में से 90 बच्चे ऐसे होंगे जो लोक प्रशासन पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि समझ में नहीं आया तो पूछे कि नहीं पूछे हम लोग, है ना। आपको ज़रूर पूछना है, क्योंकि इसीलिए आप लोग यहाँ जुड़ते हैं जीएलसी के साथ, है ना। तो आप लोगों को कमेंट करके यदि कोई भी डाउट होता है तो यथासंभव आपको पूरा उसको दूर करने की भी कोशिश करूँगा। अगला है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। देखिए ये चौथा दृष्टिकोण है। सबसे पहले हमने देखा संकुचित दृष्टिकोण, जिसमें हमने सिर्फ कार्यपालिका शाखा की बात की। फिर हमने देखा व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को शामिल किया। फिर हमने देखा लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, जिसमें हमने 7 गतिविधियों को शामिल किया। और अब अगला जो दृष्टिकोण है वो है एल.डी. व्हाइट का दृष्टिकोण। एल.डी. व्हाइट काफ़ी अग्रणी विद्वानों में से एक है। मैं फिर ध्यान दिला रहा हूँ, जहाँ पर जिस विद्वान का नाम लूँ, जिस विद्वान का यहाँ आपको नोट्स में नाम मिले, उसका वहीं पर आपको शब्दशः जरूर लिखना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं आएंगे। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये लोक प्रशासन है। यहाँ आपको उस व्यक्ति का, उस विद्वान का नाम लिखकर उसकी बात लिखनी पड़ेगी, तभी आपको परीक्षक नंबर देगा, अन्यथा आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। या तो यहाँ पूरे नंबर मिलते हैं या फिर नंबर ही नहीं मिलते। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो एल.डी. व्हाइट द्वारा जो परिभाषा दी गई उसमें ये कहा गया कि लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसीज जो होती हैं कि क्रियान्वयन से संबंधित माना जाता है। देखो इस शब्द को पकड़िए, लोक नीति या पब्लिक पॉलिसीज का क्रियान्वयन। अब देखो इसको मैं एक उदाहरण से यदि आपको समझाऊं तो एक है हमारी जनसंख्या नीति, है ना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। और ये कब तक के लिए बच्चों आप लोग जानते हैं, ये है 2045 के लिए, है ना, 2045। अब 2045 वर्ष 2045 के लिए ये है कि भारत में साल 2045 तक हम स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यानी 20, 22, 23 साल पुराने या आगे की बात की गई है।
ये एक व्यापक नीति और योजना में यही तो अंतर होता है कि योजना शॉर्ट टर्म के लिए होती है और नीति एक बड़े लक्ष्य के लिए, एक बड़े चेंज के लिए और एक बड़े यह कहना चाहिए कि दीर्घकालीन प्रावधान के साथ होती है। तो यहाँ कहा गया कि भाई 2045 तक हम स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो अगर ये करना है हमें, तो फिर आज से काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आज इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बना के हमें जो गतिविधियां संचालित करनी पड़ेंगी और उन गतिविधियों के संबंध में हमें जिन संसाधनों की, जिन प्लानिंग की, जिन निकायों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको सबको सम्मिलित रूप से एलडी वाइट क्या बोलते हैं कि ये सबका अध्ययन कहाँ शामिल होना चाहिए? लोक प्रशासन में होना चाहिए। आगे देख लिए, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए, लोक प्रशासन केवल सरकारी नीतियों के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि नीति के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। यानी कि जैसे अभी हम क्या देख रहे थे कि प्रशासन निर्णय लेता है, या कहना चाहिए शासन निर्णय लेता है और प्रशासन उसको लागू करता है ना। जैसे बाहुबली में जो राजमाता थी वो बोलती थी मेरा वचन ही है मेरा शासन, यानी वो शासन था, वो निर्णय लेती, मेरा वचन यानी जो उसने बोल दिया वही है शासन। और कटप्पा था प्रशासन, जो वो बोल देती थी, या बल्लाल देव हो या बाहुबली हो, कोई भी राजा बने उसको सिर्फ फॉलो करना होता था। लेकिन यहाँ एलडी वाइट ये बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ लोक प्रशासन का काम निर्णयों को लागू करना नहीं होता, निर्णय में भागीदारी भी उसकी होना चाहिए। ये बात बोल रहा है यहाँ पर, इसको आप समझिएगा। सामान्यतः यही माना जाता है कि लोक नीति का निर्माण सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका तथा विधायिका करती है या आधुनिक संदर्भ में, लेकिन लोक प्रशासन के अधिकारी एवं संस्थाएं राजनीतिकों द्वारा निर्मित लोक नीति को केवल लागू करते हैं, जैसा कटप्पा किया करता था। लेकिन यहाँ देखिए एक नया चेंज ये है कि इस लोक नीति को लागू करने के साथ ही इसके निर्माण में भी देखो ये लिखा हुआ है कि प्रशासन को नीति विज्ञान मानने वाले ये तर्क देते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में लोक नीति वैसी ही निर्मित होती है जैसा कि प्रारूप प्रशासनिक अधिकारी तैयार करके देते हैं तथा आंकड़े उपलब्ध कराकर अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि लोक नीति यानी कि देखिए, अगर सरकार आज प्लान बना रही है, उदाहरण के लिए सरकार ने कोरोना को दूर करने के लिए प्लान बनाया, या सरकार ने रोजगार के लिए प्लान बनाया, या सरकार ने साक्षरता में वृद्धि के लिए प्लान बनाया, या ये कह लीजिए सरकार ने बजट ही बनाया, तो सरकार तक वो सारे के सारे आंकड़े जिनके आधार पे वो आगे की नीति बनाती है, आगे की योजना बनाती है, वो कौन पहुंचाता है? वो प्रशासन ही तो पहुंचाता है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जनता के बीच में कौन रहता है? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यानी कि जो आप और हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी यही भूमिका होगी कि हम यहाँ से जब हम सूचना दे रहे हैं तो फिर उसके क्रियान्वयन में भी हमारी भागीदारी होगी। तो पिछली विचारधाराएं सिर्फ ये मानती थी कि केवल क्रियान्वयन से संबंधित होंगे हम, यानी लोक प्रशासन, लेकिन यहाँ पर एलडी वाइट का ये दृष्टिकोण ये बोलता है कि नहीं, नीति निर्माण में भी उतना ही भागीदारी होती है लोक प्रशासन की जितनी के क्रियान्वयन में। मेरी बात समझ में आई? आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना बच्चों। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि लोक नीति तो एक स्थूल विचार है, जबकि इस नीति का क्रियान्वयन वास्तव में वैसा ही होता है जैसे कि कार्यक्रम तथा योजनाएं प्रशासन बनाता है। ये मैं कह रहा हूँ ना आपको, यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। लोक प्रशासन में भी अधिकांश स्तरों पर नीतियां तैयार होती है। वैसे भी नीति विज्ञानी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन का क्षेत्र मिलता जुलता है, इसके माध्यम मध्य दूरी या विभाजन रेखा खींचना हितकर नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि जब हम इस विषय का विकास क्रम पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहले लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का ही भाग था, लेकिन 1960 के दशक में जाकर ये एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्मा है। अब लास्ट दृष्टिकोण देख लेते हैं हम लोग इसके क्षेत्र के संबंध में, वो है मनोसामाजिक दृष्टिकोण। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिर मैं कहूँगा इन विद्वानों के नाम हूबहू आने चाहिए आपको, अगर यहाँ गड़बड़ी हुई तो फिर नंबर नहीं आते, ठीक है। फ्रेडरिक्स, फेरल, हेडी और स्टॉक्स तथा रॉबर्ट डहल ये प्रगतिशील विद्वान हैं, ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन निर्वात या शून्य में कार्य नहीं करता है, यानी कि लोक प्रशासन ऐसी कोई किताब नहीं है, वो हमारी जीवन में हम जीते हैं, ऐसा इनका कहना है, बल्कि यह तो संपूर्ण मानव समाज का अनिवार्य अंग है। आप दिमाग लगाना मेरे कहे से, सोचना विचार करना थोड़ी शांति से, कि जब आप सुबह आँख खोलते उठते हो तब से लेकर रात को सोना, और नींद में भी यदि लाइट भी चली जाती तो आपकी नींद खुल जाती है, तो लाइट आपको किसने दी है? प्रशासन ने, ठीक है ना। पानी आप जो पीते हो वो किसने प्रोवाइड किया? प्रशासन में। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो वो भी प्रशासन की है। यानी
अनगिनत जो चीज़ें आप खा रहे हो उसके मूल्य को निर्धारित कर रहा है प्रशासन। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बना रहा है? जो आपकी ज़िंदगी को भी एक नियमितता में लाते हैं, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन से आपका जीवन एक पल के लिए भी अछूता नहीं हो सकता। यानी आपके जीवन में हमारी श्वासों की तरह लोक प्रशासन भी घुला मिला हुआ होता है। कुछ ऐसा ही कहना है मनोसामाजिक दृष्टिकोण का, यानी समाज की मेंटेलिटी में, समाज की साइकोलॉजी में, समाज के मन में, मनोविज्ञान में बस गया है लोक प्रशासन और उसकी सारी क्रियाएं। आगे देखिए, अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल कुछ प्रबंधकीय तकनीकें नहीं बल्कि मानव समाज की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था तथा मानव व्यवहार इत्यादि भी इसके क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी कि हम जैसे व्यवहार करते हैं और जो व्यवहार करते हैं उसको भी नियमित करना, या कहना चाहिए उसको एक आकार देना भी किसका क्षेत्र होता है? लोक प्रशासन का क्षेत्र होता है। यानी हमारे जीवन के हर एक पहलू में, हर एक गतिविधि में, हर एक घटना में, हर एक क्षेत्र में लोक प्रशासन शामिल होता है दोस्तों। तो आज मैंने आपको बड़े व्यापक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने 5 अलग अलग बिंदुओं में लोक प्रशासन विषय का क्या स्कोप होता है, क्या विषय क्षेत्र होता है, ये बताया है। इसको बहुत अच्छे से समझिए, बार बार रुकिए, समझिए, इस नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा, इस नोट्स को और बार बार रिवीजन करिए और उत्तर लेखन की कोशिश करिए। 2020 का पेपर जरूर देखना, जो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, आपको भरोसा हो जाएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप सभी सफल बने, इसी कामना के साथ दोस्तों, जय हिंद।